गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हमको हेल्थ और डिजीज़ का कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा जो कॉमन इन्फेक्शंस ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है, उनके बारे में, प्लस हमको इम्यूनिटी कैसे काम करती है, इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट कैसा है, वर्किंग मैकेनिज़्म कैसा है, उसके बारे में हमको बेसिकली डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये हेल्थ और डिजीज़ का कॉन्सेप्ट, ये आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, हेल्थ कब कहते हैं हम लोग? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, अगर हम लोग फिजिकली फिट हैं, मेंटली साउंड है, ठीक है, और सोशली अगर हम लोग एक्टिव हैं, ठीक है, देन ये तीनों कंडीशंस को मिला के ही हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो हेल्दी है। ठीक है, अब गुड हेल्थ का क्या मतलब होता है? ठीक है, गुड हेल्थ का मतलब होता है कि फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो। फिज़िकली हम लोग सारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है बिना थके परफॉर्म कर सके। ठीक है, मेंटली हमारे मतलब हम लोग कोई कंडीशन फेस ना कर रहे हों, चाहे वो टेंशन ही क्यों ना हो। ठीक है, और सोशली हम लोग अपने फेलो ह्यूमंस के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सके, उनसे हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सके। दिस इज़ अ स्टेट नोन एज गुड हेल्थ। ठीक है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर मिसिंग होगा, ठीक है, तो फिर वो डायरेक्टली हमारे ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, कैसे, वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, अब गुड हेल्थ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे माना जाता है कि कोई भी पर्सन जो है वो हेल्दी है। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी एज के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन, उसका हाइट अच्छा है, अपनी एज के हिसाब से उसके अकॉर्डेंस में है, उसकी हेल्थ अच्छी है, ना वो ओवरवेट है ना वो अंडरवेट है, ठीक है, फिजिकली एक्टिव है, बिना थके कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, और अगर मेंटल लेवल पे हम लोग बात करें तो कोई भी चीज़ का डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, तो वो काम जो है प्रॉपरली कर सके, प्रॉपर और सही डिसीजंस ले सके। ठीक है, इसको सबसे पहले गुड हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। मतलब कि कोई भी पर्सन की बॉडी में अगर एज अप्रोप्रिएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, और एज अप्रोप्रिएट मेंटल लेवल है या मेंटल स्टेट है, तब हम लोग उसको मानेंगे कि कोई पर्सन जो है उसकी हेल्थ अच्छी है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, हम लोग जनरल लैंग्वेज में ही, डेली के लैंग्वेज में ही हम लोग बोलते हैं कि जैसे अभी तुम लोगों की जो जनरेशन है, ठीक है, तुम लोगों की जनरेशन में ही अगर आप लोग 10-15 लोग एक साथ खड़े हो, फ्रेंड्स का ग्रुप खड़ा हो, ठीक है, और उसमें से कोई भी आपका एक फ्रेंड जो है कुछ उटपटांग बात कर दे, तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं क्या पागल जैसा बात कर रहा है। तो पागल होना भी एक मेंटल इलनेस है। ठीक है, तो हम लोग अगर किसी पर्सन को नॉर्मली भी सुनते हैं कि कोई बचकानी बात कर रहा है, कुछ सही गलत बात कर रहा है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली बोल देते हैं कि आप बेवकूफ़ जैसा बात कर रहा है या पागल जैसा बात कर रहा है। ठीक है, तो एज अप्रोप्रिएट अगर कोई पर्सन सोच नहीं सकता और एज अप्रोप्रिएट एक्शंस अगर वो नहीं परफॉर्म कर सकता, तो भी उसको हम लोग हेल्दी नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। कोई भी पर्सन अगर उसको किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, तभी उसको हेल्दी माना जाएगा। ठीक है, ऐसे देखने से कोई पर्सन, तुम्हारे जैसा पर्सन या मेरे जैसा पर्सन जो नॉर्मली बैठा है, काम कर रहा है, अपना देखने में हेल्दी लग सकता है, लेकिन अगर उसके बॉडी में किसी भी तरीके का इंटरनल इन्फेक्शन है, चाहे वो नॉर्मल सर्दी खांसी ही क्यों ना हो, तो भी हम लोग उसको हेल्दी नहीं मान सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल उसके बॉडी में किसी न किसी तरीके का इन्फेक्शन तो है। ठीक है, अगले कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। इम्बैलेंस्ड डाइट के वजह से या न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है किसी भी पर्सन को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो हेल्दी होगा। जैसे कि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, ठीक है, मेरे को मतलब हमेशा जब से मैं पैदा हुई हूं तब से मुझे एनीमिया है। ठीक है, एनीमिया मतलब किसी भी लेवल पे कभी भी ऐसा मेरे इतने साल की उम्र में आया नहीं है ऐसा कि हीमोग्लोबिन जो है वो मेरा नॉर्मल लेवल में हो या नॉर्मल रेंज में हो। ठीक है, तो जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेके अब तक हमेशा मेरे को एनीमिया बना रहा है। तो देखने के लिए मैं हाउएवर हेल्दी लग रही हूँ, लेकिन फिर भी इनहेरेंटली मेरे अंदर आयरन की कमी है।
ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो किसी तरीके की डेफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी है मेरे बॉडी के अंदर, ठीक है, देन दैट मीन्स कि आई एम नॉट कम्प्लीटली हेल्दी, सम सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी और सम सॉर्ट ऑफ इनसफिशिएंसी इज देयर, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, प्रॉपर मेंटल मैच्योरिटी होनी चाहिए, मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल स्टेट या मेंटल लेवल जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसी भी पर्सन को अगर हेल्दी कहलाना है तो उसको किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडिक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग्स का हो या सिगरेट तंबाकू वगैरह का हो या अल्कोहल का एडिक्शन हो, ऐसा नहीं है। इनके अलावा भी लोगों के एडिक्शंस होते हैं, ठीक है। एडिक्शंस कहने का मतलब क्या है, जैसे कई लोगों को होता है ना कि बहुत ज़्यादा सफाई करने का नशा होता है, ठीक है, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, तो वो एक तरीके का मेंटल एडिक्शन होता है कि पर्सन जो है वो सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होता है, ठीक है। या फिर किसी पर्सन को एडिक्शन रहता है कि हर समय उसको कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करना है, जैसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रीम ही उसको यूज़ करना है या पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोप यूज़ करना है, या फिर कई लोगों को इस चीज़ का एडिक्शन होता है कि हर समय प्रेस किए हुए कपड़े ही पहनेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो है देखने में, खाने पीने की चीज़ों का एडिक्शन नहीं है, ये देखने में छोटी लगती हैं लेकिन ये भी एक तरीके का एडिक्शन है। जैसे कई लोगों को होता है कंटिन्यूसली च्युइंगम खाने का एडिक्शन होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली उनका मुंह चलते रहता है, तो ये छोटे छोटी चीज़ें भी सब एडिक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हेल्दी पर्सन हमको कहलाना है तो वी शुडेंट हैव एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। और सबसे बड़ा एडिक्शन होता है चाय का, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे पे अगर किसी पर्सन को चाय ना मिले तो फिर उसको सर दर्द होने लगता है या उसको चिड़चिड़ापन आने लगता है, तकलीफ होने लगती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। हालांकि ड्रग्स नहीं है लेकिन उसका भी एक एडिक्शन होता है, तो पर्सन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, ठीक है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का क्या मीनिंग होता है ना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहना या किसी भी चीज़ को लेकर के तुरंत परेशान हो जाना, दैट इज़ नोन एज एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए किसी पर्सन को। पर्सनल हाइजीन जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखने आना चाहिए, अपने जो सराउंडिंग्स हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करके रखने आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हेल्दी होने का है वो ये है प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट कहा जाता है कि हमको अपने एज के हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। तो हर एज पे रेस्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न होने से ले करके 1 साल की उम्र तक जो छोटे बच्चे होते हैं वो 12 से 13 घंटे या कई बार 18 घंटे की भी नींद लेते हैं, ठीक है। तो वो उनके एज अप्रोप्रिएट रेस्ट का ड्यूरेशन है। और जैसे हम अडल्ट्स के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोगों को मिनिमम 8 आवर्स ऑफ डीप स्लीप की ज़रूरत होती है। 8 आवर्स तक जब तक हम लोग डीप स्लीप नहीं लेंगे तो हमारे प्रॉपरली जो हमारे बॉडी का रिलैक्सेशन है वो नहीं हो पाएगा। कभी कभी होता है ना कि नींद पूरी नहीं होती है किसी रीज़न के वजह से, तो सारे दिन जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी लगी रहती है, ठीक है, आराम नहीं होता है, बॉडी पेन होता है, सर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है रिलैक्सेशन नहीं होने के साइड इफ़ेक्ट्स है। तो प्रॉपर रिलैक्सेशन लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और रिलैक्सेशन का मीनिंग ये नहीं है सिर्फ कि हम लोग 8 घंटे सो रहे हैं और रिलैक्सेशन हो जा रहा है। रिलैक्सेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या है कि आपको साउंड स्लीप, डीप स्लीप की ज़रूरत होती है। और रिलैक्सेशन का दूसरा मीनिंग क्या है कि जो आपका डेली रूटीन है, डेली रूटीन से हट करके भी आपको कभी कोई नई एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे डेली हम लोग उठ रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, आप लोग स्कूल आ रहे हो पढ़ने के लिए, घर जाते हो, घर में भी जो भी होमवर्क मिलता है करते हो, खाते पीते हो, सो जाते हो, ठीक है। तो कभी आप लोग रूटीन चेंज करो, कहीं घूमने के लिए जाओ, कहीं फ्रेंड्स के साथ मूवी वगैरह देखने के लिए जाओ, पिकनिक्स पे जाओ, आउटिंग पे जाओ, ठीक है। तो अपने रूटीन से हट करके भी कभी कभी हमको कोई एक्टिविटी करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ह्यूज मीन्स ऑफ रिलैक्सेशन एज वेल, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबे समय तक आप एक ही रूटीन को फॉलो करोगे तो आपका दिमाग थकने लगता है, ठीक है। तो कुछ हट के अलग अगर आप लोग करोगे तो आपके दिमाग को अलग तरीके का स्टिमुलस मिलेगा और वो दिमाग के लिए एक रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो नींद के साथ साथ कभी कभी कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हमको करनी चाहिए रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। फाइनली हम लोग आते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक और चीज़ है पर्पसफुल लिविंग। पर्पसफुल लिविंग कहने का मतलब क्या है कि आपके लाइफ में आपका कुछ एम होना चाहिए,
ठीक है। और अगर आप उस एम को चेस कर रहे हो, उस एम को फॉलो कर रहे हो, देन आपके सारे एक्शंस जो है उसी डायरेक्शन में क्या रहेंगे, प्रोजेक्टेड रहेंगे। तो आपको अपने लाइफ में एक एम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ नेसेसरी फॉर योर मेंटल फिटनेस एज वेल, ठीक है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको कि हम लोग अगर डिटरमाइन करें तभी हम लोग मान सकते हैं कि कोई पर्सन जो है वो कम्प्लीटली हेल्दी है, ठीक है। अब अवेयरनेस फॉर गुड हेल्थ, हमको गुड हेल्थ के लिए अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे तो जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो हम लोग जानते हैं चीज़ों के बारे में, अगर हम लोग अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर इवेंचुअली क्या हो सकता है कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है या जो हमारी करंट जनरेशन है वो ज़्यादा डिजीज्ड हो सकती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ मैं और आप लोगों को मेंशन करूँगी कि स्पेसिफिकली आप लोगों की जो जनरेशन है, मतलब जो 2000 के बाद की जो जनरेशन है, ठीक है। आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ कब का है, मतलब ईयर ऑफ बर्थ है ना, 2000s के बाद के ही जनरेशन हो आप लोग, है ना। तो 2000s की बाद की जो जनरेशन है ना, ठीक है, इस जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है, इस जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो कुणाल कल बोल रहा था, ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड को भी कल मेंशन की थी कि एक बच्चा बोल रहा है कि मैम जल्दी कैसे पैसे कमाने स्टार्ट करने, कौन सी नौकरी में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो आप लोगों की प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को सब जल्दी चाहिए, सब फास्ट चाहिए, किसी भी चीज़ में कंप्लीट डेडिकेशन नहीं है, किसी भी चीज़ में आप लोगों को पेशेंस नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी आप लोगों की यही है। एक तो जो चीज़ मैं देख रही हूँ आप लोगों के अंदर पैटर्न की, किसी चीज़ के लिए डायरेक्शन नहीं है, मतलब एम नहीं है आपको कि भाई मेरे को ये बनना है तो मेरे को यही बनना है करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एम आप लोग सेट करो, एक गोल सेट करो, उसको चेस करो, ठीक है। और जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करोगे तब तक आपके सारे जो एक्शंस हैं वो उस तरफ प्रोजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि कभी भी आप लोग अपने करियर के बारे में सोचने के लिए बैठते हो तो 10 डायरेक्शंस दिखते हैं और 1000 कन्फ्यूजन्स होती है कि नहीं होती है ना। तो आप लोगों को वो चीज़ में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैं किस लिए मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि ये आपके मेंटल स्टेट को दिखाता है। अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो करियर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, एंग्जाइटी है, सब कुछ जल्दी करना है, पेशेंस नहीं है, ऑल ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है। ये सारे मेंटल इलनेस के ही टाइप्स हैं। तो मेक श्योर दैट आप लोग अपने मेंटल स्टेट को सॉर्ट आउट करो। तो ये जो आप लोग अभी करंट स्टेट में हो ना, यू पीपल, ऑल ऑफ यू आर नॉट कम्प्लीटली हेल्दी, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली हेल्दी फॉर दैट सेक, ठीक है। तो हमको अपने अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आसपास के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, सो दैट हम लोग जो है एक कम्प्लीटली मेंटल और स्टेबल लेवल पे हम लोग रहें, सो दैट हम लोग अपनी हेल्दी लाइफ जो है उसको लीड कर सकें, ठीक है। हाउएवर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं डिजीजेस। व्हाट आर डिजीजेस, ठीक है। डिजीजेस तब कहते हैं हम लोग जब हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनमें कोई डिसऑर्डर्स या डिरेंजमेंट अगर प्रोड्यूस होता है, देन दैट कंडीशन वी कैन कॉल एज द डिजीज़, ठीक है। अब ये डिसऑर्डर या डिरेंजमेंट जो है किसी तरीके के इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, किसी जेनेटिक डिजीज़ के वजह से होता है, या फिर डिफेक्टिव डाइट के वजह से, इम्प्रॉपर डाइट के वजह से, ठीक है, या अगर मैकेनिकली हमको कोई चोट चपाट लग गई हो तो उस वजह से, किसी भी रीज़न से अगर हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं चल पा रही हो, उसमें किसी भी तरीके का डिसऑर्डर या डिरेंजमेंट आ गया हो बॉडी के फंक्शन में, तब उस कंडीशन को हम लोग डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। अब जिस रीज़न के वजह से हमको डिजीज़ हुआ है उसको हम लोग कहेंगे डिजीज़ एजेंट, ठीक है। अब डिजीज़ एजेंट कोई पैथोजन हो सकता है जिसके वजह से इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, इम्प्रॉपर डाइट हो सकती है जिस वजह से हमको डेफिशिएंसी हो गई हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज या लैक ऑफ एक्टिविटी हो सकती है जिसके वजह से इंसान का मोटापा बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए, ठीक है, या फिर टेंशन, एंग्जाइटी या इस टाइप के कंडीशंस भी हो सकते हैं जहाँ पर आपकी मेंटल स्टेट जो है वो अफेक्ट हो। तो कोई भी चीज़ जिसके वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग कहेंगे डिजीज़ एजेंट, ठीक है। अब डिजीज़ एजेंट की जो डेफिनेशन जो अभी मैंने दी है, ठीक है, इसका एक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई थी। जैसे आयुर्वेद के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग जानते हो तो आयुर्वेद जो है 3 तरीके के दोष बताता है। एक बताता है कफ, एक पित्त और एक वात,
ठीक है। तो कफ, पित्त और वात जो है ये आयुर्वेद के हिसाब से 3 दोष होते हैं। तो इसमें कफ, पित्त और वात में आयुर्वेद क्या कहता है कि इन तीनों फ्लूइड्स में, ये तीनों क्या है, बॉडी के फ्लूइड्स हैं, ठीक है। तो अगर इन तीनों फ्लूइड्स के अंदर कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो उस वजह से हमको डिजीज़ होता है, ऐसा मानता है आयुर्वेद, ठीक है। तो इस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी की गई कि भाई ये कफ, पित्त और वात होता क्या है एक्चुअली, और क्या वाकई में इसमें इम्बैलेंस जनरेट होता है। जैसे पित्त के बारे में कहते हैं कि जिसके बॉडी में पित्त ज़्यादा गर्म होता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसको एसिडिटी, गैस, इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं होती हैं। तो इस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी की गई कि भाई ऐसा वाकई में होता है क्या। तो जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनको इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं मिला, ठीक है। तो इस चीज़ को सिरे से नकार दिया गया कि भाई इस टाइप का कोई फ्लूइड नहीं होता हमारी बॉडी में, पहली बात तो, ठीक है। और अगर होता भी होगा तो हमको मिला नहीं और उसमें इस तरीके का कोई इम्बैलेंस नहीं दिखा। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि हम इसको मानेंगे नहीं, ठीक है। हाउएवर जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने डिजीज़ एजेंट्स के बारे में बात की कि हाँ भाई डिजीज़ एजेंट्स होते हैं जिनके वजह से किसी भी पर्सन को डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। अब डिजीज़ेस होने के बेसिकली 3 या 4 रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के वजह से अगर कोई भी हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो वो, ठीक है। सेकंड, किसी भी पैथोजन के इन्फेक्शन के वजह से हमको डिजीज़ हो सकता है। और तीसरा, लाइफस्टाइल के वजह से हमको डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। अब जब हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे बीपी हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, शुगर वगैरह हो गया, ठीक है, ये लाइफस्टाइल के भी डिजीजेस हैं, प्लस ये जेनेटिकली भी पास ऑन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर के बारे में बात करूं, मेरी दादी हार्ट पेशेंट थी, उनको ब्लड प्रेशर था, ठीक है। वही सेम चीज़ मेरे फादर को मिली है जेनेटिकली, उनको भी बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है और उनको भी हार्ट प्रॉब्लम्स है, और उनसे वो चीज़ मुझे जेनेटिकली मिली है, मेरा भी ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, ठीक है। तो मानने की बात नहीं है, लेकिन ये सारे डिजीजेस जो हैं ये भी जेनेटिकली समहाउ पास होते हैं, आपको जीन्स इसके मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो हम लोग आज के टाइम पे फाइट करते हैं मोस्टली ये जेनेटिकली पास्ड ऑन होती हैं, ठीक है। फिर जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस रेगुलर लेवल पे होते रहते हैं, एड्स का इन्फेक्शन हो रहा है, हेपेटाइटिस का हो रहा है, ठीक है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह हो रहा है, या टीबी हो रहा है, ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स के वजह से होते हैं। और अगर लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ेस के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, ठीक है। अगर प्रॉपर डाइट जो है, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स को छोड़ करके कोई पर्सन अगर जंक फूड ही खाता रहे तो ऑब्वियसली उसको ओबेसिटी फेस करनी पड़ेगी। अब उसके साथ साथ एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, डायबिटीज़ हो जाता है ऐसे पर्सन को, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसका हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। तो अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करोगे तो उसके वजह से भी डिजीज़ेस हो सकती हैं, ठीक है। तो जितने भी डिजीज़ेस प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ पे, अभी भी जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन में डिजीज़ेस प्रेजेंट है उनको हम लोग सर्टेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो कैटेगराइजेशन है ये हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। डिजीजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट कंजेनाइटल एंड सेकेंड एक्वायर्ड। जो पूरा चार्ट था पढ़ा है, याद है। डिजीजेस आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट कंजेनाइटल। कंजेनाइटल डिजीजेस कौन से होते हैं, ठीक से बोलो। कंजेनाइटल डिजीजेस कौन से डिजीजेस होते हैं, ऐसे डिजीजेस विच आर प्रेजेंट बाय बर्थ। अगर कोई डिजीज़ आपकी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कंजेनाइटल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये सारे जो सिंड्रोम्स वगैरह हैं, या जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कंजेनाइटल डिजीजेज हैं, ठीक है। बाय बर्थ कई पर्सन्स को रहते हैं, ठीक है। पोलियो नहीं, वो बाय बर्थ नहीं रहता। जैसे कि और अगर कंजेनाइटल डिजीजेस के बारे में हम लोग बात करें तो स्पाइना बिफिडा जो होता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, बैकबोन मतलब की, ठीक है, वो आपका कंजेनाइटल डिजीजेस के कैटेगरी में आ जाता है। फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो आपका कंजेनाइटल डिजीजेस के कैटेगरी में आ जाता है। क्या एलिफेंटियासिस, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वो कंजेनाइटल नहीं होता, ठीक है। चलो
एक तो कंजेनाइटल डिजीजेस होते हैं जो बाई बर्थ होते हैं, और दूसरे होते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस, ऐसे डिजीजेस जो बर्थ के बाद अगर डेवलप होते हैं, ठीक है, एक्वायर करती है बॉडी उनको, उस तरीके के डिजीजेस को हम लोग एक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं, ठीक है। अब एक्वायर्ड डिजीजेस जो है इसके अगेन 2 टाइप्स हैं। एक है इन्फेक्शियस, जिसको कि हम लोग कम्युनिकेबल भी कहते हैं, और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीजेस जो कि हमको इन्फेक्शियस एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह वगैरह से होते हैं, ठीक है। अब इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक है कंटेजियस, जो कि हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन से फैल सकते हैं, मतलब छुआछूत वाली जो बीमारियां होती, जैसे कि चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स जो है एक तरीके का कंटेजियस डिजीज़ है। मुझे अगर चिकन पॉक्स से अगर मेरे कांटेक्ट में या मेरे टच में कोई आता है तो उसको भी चिकन पॉक्स हो सकता है, ठीक है, दैट टाइप ऑफ डिजीजेस। एंड दूसरे हैं नॉन कंटेजियस डिजीजेस, जो कि छुआछूत से तो नहीं फैलते हैं, लेकिन कंटेजियस डिजीजेस जो है किसी वेक्टर के हेल्प से, किसी सब्सटेंस के या ऑब्जेक्ट के हेल्प से फैलते हैं। जैसे कि अगर एड्स के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, एड्स जो है यूज्ड ब्लेड, यूज्ड सिरिंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ब्लड के थ्रू, ठीक है, या फिर अगर दूसरे बॉडीली फ्लूइड्स हैं सलाइवा के थ्रू, ठीक है, ऐसे फैलता है, ठीक है। तो इस तरीके के नॉन कंटेजियस डिजीजेस जो हैं ये हेल्दी पर्सन से, सॉरी, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल सकते हैं, लेकिन किसी वेक्टर के हेल्प से, किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस के हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस पे। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। अब नॉन इन्फेक्शियस या जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ठीक है, इसके भी और टाइप्स होते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी, डीजेनरेटिव, एलर्जी, एलर्जी के बाद एडिक्टिव, मेंटल एंड कैंसर। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के भी टाइप्स हैं। फर्स्ट आता है डिफिशियंसी, अगर किसी न्यूट्रिएंट की, किसी सब्सटेंस की कमी हो जाए उसके वजह से, जैसे कि इंसुलिन अगर कम सिक्रीट होता है तो उससे डायबिटीज़ हो जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डेफिशिएंसी डिजीज़। या जैसे अगर हम लोग स्कर्वी के बारे में बात करें, क्वाशियोरकर या बेरी के बारे में बात करें, तो ये सारे के सारे डेफिशिएंसी डिजीज़ है। जैसे स्कर्वी है उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है, बेरी में विटामिन बी की कमी हो जाती है, ठीक है। रिकेट्स है उसमें किसकी कमी, विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या हार्मोनल डेफिशिएंसी वाले डिजीजेज है वो सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस के कैटेगरी में आएंगे। फिर डीजेनरेटिव डिजीजेस की कैटेगरी में, ये बेसिकली डीजेनरेटिव डिजीजेस जो हैं ये बुढ़ापे की बीमारी होती है। जैसे कि आर्थराइटिस होता है, एक समय तक पर्सन के घुटने बढ़िया बिंदास काम करते हैं, लेकिन जैसे ही 50 की उम्र आती है तो फिर क्या होता है कि घुटने के बीच में, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड जो है या तो वो ड्राई होने लगता है, ठीक है, या फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाने की वजह से जो जॉइंट्स हैं उसमें सूजन हो जाती है और पर्सन चलने लायक नहीं रहता। या फिर एक और अगर एग्जांपल हम लोग लिखें तो पार्किंसंस और एल्जाइमर्स के बारे में सुना है,
एल्जाइमर्स में पर्सन जो है उसकी मेमोरी वीक हो जाती है बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे उसकी मेमोरी पूरी चली जाती है, वो अपने घर के लोगों को, अपने लोगों को, दोस्त यारों को पहचानना बंद कर देता है, ठीक है। और अगर पार्किंसंस के बारे में बात करें तो पार्किंसंस जो है वो भी डिजेनरेटिव डिजीज़ है, जहाँ पर्सन की जो क्या कहना चाहिए मेंटल एबिलिटी है वो एकदम कम होने लगती है, लोगों को पहचानना बंद कर देता है, फिर धीरे धीरे उसके बॉडी के जो मसल्स हैं वो डिजेनरेट होने लगते हैं और पर्सन जो है फिर वो पूरा बेड रिडन हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाता, मूवमेंट नहीं बच जाती उसके बॉडी में। मेरे दादाजी को पार्किंसंस था, ठीक है। तो पार्किंसंस का सबसे पहला जो सिम्टम है वो ये है कि फिंगर्स कांपने लगती हैं, स्टेबल नहीं रह पाता है हाथ, फिंगर्स कांपने लगती हैं उसकी। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आते हैं एलर्जी, ठीक है। एलर्जी जो है पोलन की एलर्जी हो सकती है हमको किसी फूड सब्सटेंस की, जैसे कई लोगों को दूध पीने से गैस हो जाती है तो उनको लैक्टोज की एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। कई लोगों को फली वगैरह से एलर्जी होती है जिसको पीनट एलर्जी कहते हैं हम लोग, या कोई केमिकल्स बैगन की वजह से होती है जिनको गले में फिर खुजली स्टार्ट हो जाती है बैगन खाने से, ठीक है। या फिर ये हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल से भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना फलाना क्रीम सूट नहीं हुई, फलाना हेयर कलर सूट नहीं हुआ, रिएक्शन हो गया, तो वो क्या है एलर्जी का ही टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडिक्टिव डिजीजेस पे। एडिक्टिव डिजीजेस यानी कि ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट या ये जो तम्बाकू वगैरह होता है, या पता नहीं ये लोग रजनीगंधा और ये सब क्या क्या खाते रहते हैं ना, इन सब का एडिक्शन जो है वो एडिक्टिव डिजीजेस की कैटेगरी में। या फिर ड्रग्स के बारे में हम लोग बात करें, कोकेन, हेरोइन, कैनाबिस, ठीक है। फिर वो आता है क्या, एक ETC करके आता है, पता नहीं क्या क्या टाइप के आते हैं, तो उन सब का जो एडिक्शन है वो, इनफैक्ट एडिक्टिव डिजीजेज में मैं चाय और कॉफ़ी को भी इंक्लूड करूँगी, चाय और कॉफ़ी का भी एडिक्शन होता है। साउथ इंडियन लोग बिना कॉफ़ी के मर जाएंगे, ठीक है। और बाकी नॉर्थ इंडिया और इस तरफ मैं देखी हूँ मेरे ही घर में, ठीक है, मेरे ससुर जी जो हैं दिन में 4 बार चाय पीते हैं और उनको उसके ऊपर भी 2-3 बार पिला दो तो खुशी खुशी पी लेंगे, इतना ज़्यादा एडिक्शन है उनको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं हम लोग मेंटल डिजीजेस पे। तनाव माने कि स्ट्रेस, ठीक है, एंग्जाइटी, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाना, ठीक है, ये सारे के सारे जो है, या ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा सोचना, ठीक है, ये सारे के सारे मेंटल इलनेस है। ये बीमारी मेरी सास को बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दिन भर सोचती रहती, पता नहीं क्या सोचती रहती है वो, ठीक है, बेचारी सोच सोच के परेशान हो जाती है और हम लोग को भी परेशान कर देती है, ठीक है। या फिर अगर पर्टिकुलर पिक्यूलियर में मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करूँ तो शिज़ोफ्रेनिया के बारे में कभी सुना है? शिज़ोफ्रेनिया जो है एक तरीके का मेंटल डिजीज़ है जहाँ पे लोगों को इल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है, मतलब उनको भ्रम होता है। तो सपोज जो कोई पर्सन है जिसको शिज़ोफ्रेनिया है, सपोज आई एम हैविंग शिज़ोफ्रेनिया, तो यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, अचानक से अगर मेरे को शिज़ोफ्रेनिया का अटैक आया तो इन दैट केस आई विल स्टार्ट इमेजिनिंग माई सेल्फ इन सम अदर सिनेरियो। आप लोग कोई मेरे को नहीं दिखोगे, या फिर आप लोग का ही मेरे को फॉर्म चेंज दिखेगा, या फिर मतलब मेरे को ऐसा भी लग सकता है कि कोई मुझ पे अटैक करने आ रहा है आप में से, सो आई मे बिकम वायलेंट, मैं आप लोगों को अटैक कर सकती हूँ, ठीक है। कई लोगों को ऐसा लगने लगता है कि कोई उनको मारने आ रहा है, कोई उनका गला घोट रहा है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग कोई दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। तो मतलब पूरी तरीके से पर्सन जो है, जो उसका प्रेजेंट सिनेरियो है उसको भूल करके वो अलग ही सिनेरियो में चले जाता है, पूरी तरीके से उसको भ्रम हो जाता है, वो अपने आप को दूसरे जगह पे, दूसरे कंडीशन में, दूसरे सिचुएशन में इमेजिन करने लगता है, और उसको ऐसा लगता है कि मतलब मेरे ऊपर कोई अटैक करने वाला है, उसको अपने तरफ मतलब अपने ऊपर डेंजर फील होने लगता है, तो वो सामने वाले को अटैक करने लगता है। तो शिज़ोफ्रेनिया जो है एक बहुत ही बड़ा मेंटल इलनेस है। या फिर अगर हम लोग सिंपल एक और मेंटल इलनेस के बारे में बात करें, डिप्रेशन, जो मोस्टली टीनेज यंगस्टर्स में, इनफैक्ट किसी भी एज में किसी भी पर्सन को हो सकता है, ठीक है। डिप्रेशन जो है वो भी एक अगेन बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। फाइनली हम लोग आते हैं कैंसर पे। कैंसर के बारे में आई डोंट हैव टू मेंशन सेपरेटली। कैंसर जो है एक बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड डिजीज़ है जो किसी भी पर्सन को किसी भी एज पे कभी भी हो सकता है। इट कैन बी क्यूर्ड अगर उसका डायग्नोसिस पहले हो जाए, और अगर डायग्नोसिस पहले नहीं हो पाता है तो इट कैन बी फेटल एज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिजीज़ेस को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है।
हेलुसिनेटिंग ड्यू टू पेन एंड एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार कोई पर्सन को ऑपरेशन वगैरह पे ले जाया जाता है, किसी भी सर्जरी के लिए लेके जाया जाता है, तो पर्सन को ना क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया मतलब कि उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स को जहाँ पर ऑपरेशन होना है, ठीक है, उस पार्ट को क्या कर दिया जाता है, सुन कर दिया जाता है, नम कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कल मैंने बताया था ना कि मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, मैंने तुम लोग को सर्जरी का मार्क दिखाया था, तो तब क्या किए थे कि मेरे कमर से नीचे के पोर्शन को पूरा एनेस्थीसिया दे करके उन लोगों ने नम कर दिया था। तो अगर वो लोग काट भी रहे थे तो मुझे पता चल रहा था कि मेरे पैर को काटा जा रहा है, लेकिन मुझे पेन फील नहीं हो रहा था। तो बेसिकली सेंसेशन रहता है आपको एनेस्थीसिया में, लेकिन आपको फीलिंग नहीं आती। या जब मेरी बेटी हो रही थी, तो मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई थी, तो उस टाइम पे मुझे मतलब गर्दन से नीचे पूरा मेरे को कमर से नीचे फिर पूरा एनेस्थीसिया दे दिया था, ठीक है। तो मेरा पेट काट रहे थे, ठीक है, मुझे काटने की फीलिंग आ रही थी, लेकिन मुझे पेन फील नहीं हुआ। तो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एनेस्थीसिया कि स्टिमुलस तो रहेगा लेकिन आपको पेन फील नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि जब पर्सन को बहुत मेजर सर्जरी के लेके जाते हैं तो उसमें एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। कई पर्सन्स जो है वो एनेस्थीसिया को नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, और कई लोग जो होते हैं उनको हेलुसिनेशन होने लगता है, भ्रम होने लगता है कि मतलब मैं किसी दूसरे सिचुएशन में हूँ या दूसरे कंडीशन में हूँ, मतलब वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन को पूरी तरीके से भूल जाता है और फिर वो दूसरी ही दुनिया में चले जाता है, अपने आप को दूसरे सेट ऑफ कंडीशंस में इमेजिन करने लगता है। दैट इज़ नोन एज हेलुसिनेशन, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल हो जाता है पर्सन। दर्द देगा ना भाई, कैसे नहीं देगा। जब तक एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहेगा, एनेस्थीसिया का इफेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे तक रहता है। उसके बाद फिर जब टाइम 24 घंटे भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, उससे कम ही रहता है एनेस्थीसिया का इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम होने लगता है तब इतना ताबड़तोड़ दर्द करता है कि हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। जैसे जब मेरी बेटी हुई थी तो मॉर्निंग 7:30 या 8 के आसपास मुझे एनेस्थीसिया दिया था, ठीक है, और मुझे 2 या 3 बजे तक कुछ फील नहीं हुआ। उस दिन 2 बजे के बाद से फिर जो मुझको पेन फिर स्टार्ट हुआ, तो दैट वाज कम्प्लीटली अनबेरेबल। तो फिर उस टाइम पे फिर पेन किलर मेडिसिन्स वगैरह लेनी पड़ती हैं पेन को कम करने के लिए, सबसाइड करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिजीज़ के हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस दैट अकर इन ह्यूमन बींग्स। ये चार्ट बना लिए हो? तुम लोग को कभी किसी को कोई सर्जरी करवानी नहीं पड़ी है ना? 2 बार। राघवेंद्र कौन सी सर्जरी करवाया है? किसका? अच्छा। कहाँ का बढ़ गया था? पैर का? अच्छा ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस से। मेरी 2 बार सर्जरी हो चुकी है। दोनों बार की सर्जरी में मैं गाना गा रही थी पूरे टाइम मैं गाना गा रही थी। जब मेरे पैर की सर्जरी हुई थी तभी मैं गाना गा रही थी, और जब मेरी बेटी होने वाली थी तब मेरी जो सर्जरी चल रही थी तब भी मैं गाना गा रही थी। मैं लेकिन क्या प्रोपोल मोल क्या तो बोले कि सिर्फ और लगाई एनेस्थीसिया में क्या 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 मतलब 5 सीसी क्या क्या बोले एनेस्थीसिया देने के बाद में? नहीं तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं बोली। नहीं मतलब ऐसा डॉक्टर मेरे को बोल रहे थे जब एनेस्थीसिया लगा। हाँ तो वो मेडिसिन का नाम होता है ना, एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है। उसका पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो जैसे मतलब पर्सन की एज क्या है, पर्सन का वेट क्या है, ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन करते हुए दिया जाता है। तो वो हर पर्सन के लिए वैरी करता है। जैसे कि अगर मैं अपराजिता का भी केस जो है कंसिडर करूँ, उसका वेट मुझे लगता है क्लास में सबसे कम होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर कम अमाउंट में भी एनेस्थेटिक मेडिसिन जो है वो काम कर जाएगी। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप सबसे ज़्यादा मुझे एनेस्थेटिक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा वेट आप सभी से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो पर्सन के एज, उसके सेक्स, उसके वेट, ठीक है, वो सब चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो
कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ पे हम लोग आते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं ये मोस्टली दे आर कॉज्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। मोस्टली ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं या तो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगस होता है या तो प्रोटोजोआ होता है, जिसके वजह से डिजीज़ जो हैं किसी भी पर्सन को हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, हमारी बॉडी की मशीनरी को यूटिलाइज करके हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी की मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, सो वी विल बी कंसिडरिंग देम एज पैरासाइट, ठीक है, और हम क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, ये होस्ट को कोई पैरासाइट जो है कम एक्सटेंट पे नुकसान पहुंचाता है और कोई पैरासाइट जो है वो बहुत लार्जर एक्सटेंट पे नुकसान पहुंचाता है किसी भी पर्सन को, ठीक है। जैसे अगर हम लोग वायरस के बारे में बात करें, वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंट पे जो है अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, और वायरस के साथ साथ मैं बोलूँगी प्रोटोजोआ जो है वो भी अपने होस्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। कभी किसी को मलेरिया हुआ है? मलेरिया होने के बाद कितनी वीकनेस लगती है? तू तो है ही पागल, छोड़ दे, ठीक है। मुझे मलेरिया हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब 7 या 8 साल की रही होंगी, तब मुझे हुआ था मलेरिया, ठीक है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मलेरिया होने के बाद ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, ठीक है। या इनफैक्ट चिकन पॉक्स के बाद में भी ना पर्सन को हल्की फुल्की वीकनेस जो है लगने लगती है। या कोई नॉर्मल आपको वायरल फीवर अगर हो जाए, तो वायरल फीवर होने के बाद में कितने दिन तक थकान लगती है, कमज़ोरी लगती है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि वायरल इन्फेक्शन अगर हमको होता है तो उससे हमको ज़्यादा हमारी बॉडी जो है इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब कोई भी जो पैथोजन होता है, ठीक है, वो 2 तरीके से काम करता है, ठीक है। क्या करता है कि वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है, ठीक है। अब ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एंडोटॉक्सिन और एक होता है एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन जो है दोनों में डिफरेंस क्या है? एंडोटॉक्सिन इट इज़ रिलीज्ड विद इन द सेल, ठीक है। तो कोई भी जो पैरासाइट है वो टॉक्सिन को अगर हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर रिलीज कर रहा है तो वो होगा एंडोटॉक्सिन। और कई पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको सेल के बाहर, जैसे कि ब्लड वगैरह है, ठीक है, ब्लड वगैरह में अगर रिलीज करते हैं तो दैट विल बी नोन एज एक्सोटॉक्सिन्स। तो हाउएवर एंडोटॉक्सिन हो या एक्सोटॉक्सिन हो, दोनों ही तरीके के टॉक्सिन्स जो हैं ये हमारी बॉडी में अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और हमारी बॉडी में जो है वेरियस बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस जो हैं उनको क्रिएट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पैरासाइट्स होते हैं इनके काम करने का बेसिकली कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या काम करने का कुछ तरीका होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि पैरासाइट्स जो है ये होस्ट के नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ क्या करते हैं, इंटरफियर करते हैं, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ इंटरफियर करते हैं सबसे पहले। दूसरा, रॉबिंग द होस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स, होस्ट के बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको यूटिलाइज करते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो होस्ट को ना मिल करके पैरासाइट को मिलने लगते हैं, ठीक है। थर्ड जो है टिश्यू डैमेज, ठीक है, किसी ना किसी तरीके का टिश्यू डैमेज जो है वो होस्ट की बॉडी में क्रिएट करते हैं। फोर्थ है रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स, ठीक है। तो टॉक्सिन्स को रिलीज करेंगे, टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के बायोकेमिकल प्रोसेसेस के साथ क्या करते हैं, इंटरफियर करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, ये पैथोजेंस जो है इनके एंट्री करने का अलग अलग लोकेशन या अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो जिस पाथ से या जिस वे से, ठीक है, पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है। जैसे कि कुछ पैथोजन है वो हमारे नाक से अंदर एंटर करते हैं, कुछ पैथोजन है हमारे माउथ से, कुछ कान से, कुछ स्किन के थ्रू, कुछ आँखों के थ्रू, ठीक है। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि एनल ओपनिंग से या वेजाइनल ओपनिंग से या यूरिथ्रल ओपनिंग से एंटर करते हैं। तो पैथोजेंस के होस्ट के बॉडी के अंदर एंटर करने का जो तरीका या जो मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री,
एंट्री। तो मोस्टली हमारे बॉडी में जितनी भी ओपनिंग्स अवेलेबल होती हैं वो सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है पैथोजन की हमारी बॉडी में एंट्री करने का, ठीक है। और उसके अलावा स्किन जो है वो हमारा एक और मीन्स हो जाता है, क्योंकि स्किन के थ्रू पैथोजेंस जो हैं वो इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं, स्किन के थ्रू पास हो सकते हैं, ठीक है। तो स्किन के थ्रू भी ओपनिंग्स के अलावा हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस जो है एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैथोजेंस जो हैं उनको भी हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए कुछ सेट ऑफ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उस टाइम पे हमारे बॉडी की पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए, तभी जो है पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंट्री कर पाते हैं, ठीक है। सो बॉडी में एंट्री करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और न्यूट्रिशंस जो है उनको अडेप्ट करने के लिए, उनको लेने के लिए पैथोजेंस जो है वो भी अपने बॉडी में कुछ कुछ अडेप्टेशंस जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि पैथोजेंस जो हमारे इंटेस्टाइन्स में या हमारे स्टमक में अगर एंटर करना है उनको, ठीक है, तो उनका जो पीएच है, ठीक है, पीएच के जो हमारे स्टमक का एसिडिक पीएच है उसमें सर्वाइव करना उनको ज़रूरी है। तो वो अपने बॉडी में इस तरीके की एडेप्टेशन प्रोड्यूस करते हैं कि वो एसिडिक पीएच को सर्वाइव कर सकें, ठीक है। या फिर अगर हमारे माउथ के थ्रू कोई पैथोजन एंट्री कर रहा है तो हमारे माउथ में सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, ठीक है। तो लाइसोजाइम जो है वो क्या करता है, बेसिकली पैथोजेंस को मारने का काम करता है। तो पैथोजेंस अगेन ऐसे एडेप्टेशंस प्रोड्यूस करते हैं कि वो लोग लाइसोजाइम का जो एक्शन है उससे बचे हुए रहें, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी सर्टन वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पैथोजेंस जो है वो भी सर्टन एडेप्टेशंस जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिसके हेल्प से वो लोग हमारी बॉडी के अंदर इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। अब मेन हम लोग आते हैं अगली चीज़ पे, दैट इज़ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। पैथोजेंस जो है किस तरीके से हमारे बॉडी में ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग डायरेक्ट ट्रांसमिशन पे। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है ये 3-4 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है आपका ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, सेकेंड हो सकता है सॉइल के थ्रू, ठीक है। थर्ड हो सकता है एनिमल बाइट के थ्रू, ठीक है। एंड फोर्थ हो सकता है ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन में पहली चीज़ क्या है कि डायरेक्टली जो है हमको, अगर हम लोग किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसके थ्रू हो सकता है। दूसरा ड्रॉपलेट्स के केस में, ठीक है, जैसे सर्दी होती है हमको, है ना, तो कोई सामने वाला पर्सन है उसको सर्दी है, अगर वो ज़ोर से छींक दे या खांस दे तो उसके बॉडी से जो फ्लूइड्स निकलते हैं, ठीक है, जो सलाइवा निकलता है उसमें पैथोजन प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। और अगर उस कफ या जो स्नीजिंग के वजह से जो ड्रॉपलेट्स निकले हैं उसके कांटेक्ट में हम लोग आते हैं तो वो पैथोजन जो है फिर हमारी बॉडी में इजीली एंटर कर जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है सॉइल के थ्रू, ठीक है। सॉइल के थ्रू जो है मोस्टली फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में दाद वगैरह जो है, स्किन के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो मोस्टली फंगस के वजह से होता है। तो अगर सॉइल में या कीचड़ वगैरह के कांटेक्ट में आपका स्किन आता है तो फंगस जो है सॉइल से इजीली हमारे स्किन के ऊपर एडहेयर कर सकता है और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एनिमल बाइट, रेबीज़, ठीक है। रेबीज़ जो है इसका बहुत लाइव एग्जांपल है कि कुत्ते को अगर रेबीज़ है और अगर रैबिड डॉग जो है वो किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है या किसी दूसरे डॉग को काट लेता है तो उसको भी उसके सलाइवा के थ्रू जो है पैथोजन का ट्रांसमिशन हो जाएगा और हेल्दी पर्सन को या हेल्दी डॉग जो है उसको भी रेबीज़ हो जाएगा। फाइनली हाँ, हो सकता है तुमको रेबीज़ हो, ठीक है, तुमको अगर रेबीज़ हो
ठीक है, और तुम्हारे बॉडी से अगर सलाइवा जो है वो मेरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाए, अब मैं तो पागल नहीं हूँ कि जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके पास जाऊँगी। ऑब्वियसली अगर वो मुझे अटैक कर दे, मुझे काट ले या मुझे नकोड़ ले, तो बॉडीली फ्लूइड्स जब एक्सचेंज होते हैं तब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम लोग आते हैं ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन पे। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन में अगर इन्फेक्टेड मदर है तो इन्फेक्टेड मदर से अगर पैथोजन प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंच जाए, ठीक है, तो बेबी को जो है उसको भी डिजीज़ हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं एड्स, ठीक है। अगर HIV पॉजिटिव कोई मदर है, ठीक है, तो उसके प्लेसेंटा को क्रॉस करके वायरस जो है ईजिली बच्चे तक जा सकता है और बच्चे को भी एड्स हो सकता है। लेकिन आजकल जो HIV का इन्फेक्शन है उसका ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन जो है उसको भी रोकने के लिए मेडिसिन आ चुके हैं, तो HIV पॉजिटिव मदर जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल बच्चे को बर्थ दे सकती है, इट इज़ पॉसिबल। या फिर और एग्जांपल हम लोग ले तो जर्मन मीजल्स होता है, वो भी ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है मदर से बेबी को, या सिफिलिस जो STD है वो भी मदर से बेबी को ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पर। स्मॉल पॉक्स जो है वो भी चिकन पॉक्स की फैमिली को ही बिलोंग करता है। अब 3 तरीके के पॉक्स होते हैं, एक काऊ पॉक्स होता है, एक स्मॉल पॉक्स होता है और एक चिकन पॉक्स होता है। तो काऊ पॉक्स में जो लेशंस या जो फोड़े होते हैं उनका साइज़ इतना बड़ा बड़ा होता है, काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। स्मॉल पॉक्स में जो फोड़े या लेशंस निकलते हैं उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, और चिकन पॉक्स में जो दाने निकलते हैं उनका साइज़ और भी छोटा होता है। स्मॉल पॉक्स जो है चिकन पॉक्स का बड़ा भाई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के भी कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर के थ्रू, ठीक है। वेक्टर यानी कि पैथोजन अगर हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन में आ सकता है, कैसे मॉस्किटो के थ्रू, या जैसे मच्छर मक्खी से होने वाली जो बीमारियां हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, ठीक है, मलेरिया, कोलेरा वगैरह, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं जो कि वेक्टर के थ्रू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेहिकल, वेहिकल यानी कि फूड या वाटर से, गंदे खाने से, गंदे पानी से फैलने वाले जो डिजीजेज होते हैं उनको हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में वेहिकल के कैटेगरी में रखते हैं। तो फूड या वाटर जो है वो पैथोजन के लिए वेहिकल के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं एयरबोर्न। एयरबोर्न जो है अगर धूल है, ठीक है, धूल के वजह से होने वाले जो एलर्जीज है जैसे अस्थमा वगैरह है, ठीक है, उसको हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोमाइट्स पे। फोमाइट्स का क्या मीनिंग होता है? फोमाइट्स का मीनिंग ये है कि जैसे अगर कोई पर्सन है जिसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो उसके छुए हुए प्लेट को, उसके छुए यूज़ किए हुए ग्लास को, ठीक है, या उसने अगर कोई दरवाजे का हैंडल पकड़ा होगा, कोई कुर्सी पे बैठा होगा, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसको कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किया हो, उसी नॉन लिविंग थिंग को अगर कोई हेल्दी पर्सन पकड़े तो उससे होने वाले जो डिजीज़ेस हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बोल रहे हैं ना कि जिनको कोविड हो रहा है, ठीक है, तो उनको अपने कपड़े खुद धोने हैं, अपने यूटेंसिल्स खुद धोने हैं, तो कोविड के पॉसिबिलिटी है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई कोविड इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो दरवाजे का हैंडल या सीढ़ी की रेलिंग वगैरह अगर पकड़े, तो कोविड का जो वायरस है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कम से कम 2 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, ये भी कहा जाता है। इसीलिए बार बार हम लोग रेगुलरली सैनिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बार बार हम लोग हैंड रब या ये जो सैनिटाइज़र वगैरह है इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फोमाइट्स के बाद में लास्टली हम लोग आते हैं अनक्लीन हैंड्स। गंदे हाथ के वजह से भी जो है डिजीजेस स्प्रेड होते हैं, तो दीज आर द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड्स जिससे पैथोजन जो है इधर से उधर ट्रांसमिट कर सकता है, फैल सकता है, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिजीजेज है उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट आज की क्लास में? समझ आया सब? थैंक यू।